सैयरा, एक प्रेम कहानी। जी हाँ, आज की इस कहानी का नाम यही है। वैसे नई मूवी भी आई है जो बहुत ज़्यादा हिट हुई है, जिसे देखने के बाद लोग पागल हो रहे हैं। ऐसी प्रेम कहानी उन्होंने जैसे कभी देखी ही ना हो। लेकिन आज जो भूत या प्रेम कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये इमोशनल है। हो सकता है आपके आंसू निकल आएं और इसी के साथ डरावनी और खौफनाक भी है। हो सकता है आंसुओं के साथ साथ कुछ और भी निकल आए। तो दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है मुंबई के रहने वाले गिरीश की। गिरीश को बचपन से ही गाने बनाना और गाने गाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो एक गायक बनना चाहता था, सिंगर बनना चाहता था, लेकिन घर की गरीबी के कारण वो ये कर नहीं पा रहा था। कॉलेज लगने से पहले पहले घर में लड़ाई करके उसने एक गिटार लिया था, लेकिन वो भी सेकंड हैंड। अब गरीबी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। उसके पास जो गिटार था, वैसे गिटार में कई तारें होती हैं, उस गिटार में सिर्फ 2 तारें थी। टिंग टोंग सिर्फ यही होता था, लेकिन फिर भी वो गाने अच्छे गा लिया करता था। आवाज़ उसकी अच्छी थी। जब वो एक बड़े कॉलेज में गया था, शुरुआत में ही वहां पर वो अपना हुनर दिखाना चाहता था। पहले ही दिन वहां जो गार्डन था ना कॉलेज का, उसके नीचे पेड़ के नीचे बैठकर वो गाने गाने लगा था। सभी उसके पास आकर खड़े हो गए, देखने लगे, और गिरीश को लगा था कि उसमें कुछ न कुछ तो ऐसा है जो वो सबको आकर्षित करने लगता है। लेकिन उसे ये हमेशा से समझ नहीं आती थी कि जब वो गाना गाता है, भीड़ तो बहुत इकट्ठा हो जाती है, लेकिन भीड़ शोर बहुत ज्यादा मचाती है, और उस शोर में कुछ गालियां भी होती हैं। उसे ये पता नहीं चल पा रहा था ये भद्दे शब्द कौन बोलता है। गाना तो अच्छा है, भले ही सभी लोग कुछ समय में गालियां निकाल कर चले जाते हैं, लेकिन गाना तो अच्छा है, उसने मान लिया था। वो एक बड़ा सिंगर बनना चाहता था, लेकिन तब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी थी, बिल्कुल शालीन सी लड़की। उस लड़की की आंखें झुकी हुई, और पहली ही नजर में गिरीश को उस लड़की से प्यार हो गया था, क्योंकि उसने जैसे कपड़े पहने हुए थे, पूरे कॉलेज में ऐसे कपड़े किसी ने नहीं पहने थे। और खास तौर पर उसके जो बाल थे, हेयर स्टाइल उसका बिल्कुल अलग था। जब वो आगे से निकल गई तब इश्क हो गया था गिरीश को, लेकिन जब पीछे से बालों को देखा था, उसने जो चोटी बनाई थी ना पीछे से ऐसे गोल गोल बनाई हुई, देखने में एक खोपड़ी लग रही थी, और दिल जीत लिया गिरीश का उस लड़की ने। गिरीश जानना चाहता था आखिर ये लड़की कौन है, इसका नाम क्या है। लेकिन उस दिन भीड़ ज़्यादा थी। कुछ स्टूडेंट्स तो गिरीश के पीछे पीछे भागे थे। जब तक वो कॉलेज से बाहर नहीं निकल गया, तब उसे लगा कि उसकी ये जो कला है ना, अभी लोगों की समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब मैं एक बड़ा सिंगर बन जाऊंगा तब उनकी समझ में आएगी। और ये वही स्टूडेंट्स हैं जो अब मुझे नापसंद कर रहे हैं, कभी मेरे गाने सुना करेंगे। तब वो चला गया कॉलेज से। एक दिन भी पूरा लगा नहीं पाया, पूरी क्लासेस लगा नहीं पाया था पहले ही दिन। लेकिन जिस किराए के मकान पर वो अब रहने लगा था, पिछले 1 हफ्ते से उसने अपना सामान वहां पर रखवा लिया था, क्योंकि अब मुंबई में रहना कोई आसान काम नहीं था। तो एक सस्ता सा घर था, अंधेरी वेस्ट में किराए पर मिल रहा था, तो वो वहां पर रहना शुरू हो गया था। और रात के वक्त उसे अंधेरे में घर से निकलना ज़्यादा पसंद था। हमेशा से वो दिन के वक्त कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता था, अंधेरे में उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाया करता था, और एक खाली जगह पर जाकर वो अपना गिटार बजाने लगता। लेकिन मुंबई में आपको खाली जगह नहीं मिलेगी, और जो गिरीश था उसने अंधेरे में खाली जगह ढूंढने की कोशिश की। जिस इलाके में वो था वहाँ से निकलकर जब वो आगे गया, उसने एक लड़की को छत पर देखा, और इस चेहरे को वो पहचान चुका था। ये वही लड़की थी, खोपड़ी वाले बालों वाली, पीछे जिसने चोटी की थी, कॉलेज में नजर आई थी, बताया मैंने आपको, ये वही वाली लड़की थी। और गिरीश नीचे से जब उस लड़की को देख रहा, वो बस देखता रह गया। और जैसे ही उस लड़की ने गिरीश को देखा, वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। वो घबरा चुकी थी, जैसे किसी ने उसे देख लिया, वो इतनी डर क्यों चुकी है। और गिरीश ने ठान लिया, ये कितनी खूबसूरत है, ऐसी ही लड़कियां मुझे पसंद है। मुझे कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कॉलेज में प्यार मिले। कहते हैं मुंबई में सबको प्यार मिल जाता है, हो सकता है मुझे भी प्यार मिले। अगले दिन गिरीश फिर से कॉलेज गया था, और कॉलेज में उसने अपने दोस्त बनाने की कोशिश की, और वो अपने कपड़े बदल कर गया था।
हेयर स्टाइल भी उसने बदला हुआ था, गिटार लेकर नहीं गाया तो किसी ने पहचाना नहीं। और अब कुछ स्टूडेंट थे जो नए आए थे, वो भी दोस्ती करना चाहते थे गिरीश के साथ। गिरीश ने नए दोस्त बनाए और दोस्त बनाने का उसका मुख्य मकसद एक ही था, उस लड़की के बारे में पता करना। कौन है वो लड़की? तब उसे पता लगा उस लड़की का नाम वनीता है और वो लड़की हमेशा अकेली रहती है, क्लास में पीछे बैठी रहती है। वो 1 साल हो चुका है यहाँ पर पढ़ रही है, लेकिन पिछले साल भी वो फेल हो गई थी तो दोबारा इसी क्लास में आ गई। और फेल होने का उसका कारण था उसका दिल टूटना। रमेश नाम का लड़का जिसके साथ वनीता का अफेयर था, लगभग 6 महीने तक उनका प्यार परवान चढ़ता रहा था, लेकिन रमेश ने वनीता को धोखा दिया, जिसके बाद वनीता का मानसिक संतुलन हिल गया। वो अकेली अकेली रहने लगी। गिरीश ने दोस्त से पूछा था, उसने इसे क्यों छोड़ दिया? इतनी तो खूबसूरत है, इसे छोड़ने का कारण क्या हो सकता है? तब उस लड़के ने बताया था कि जो रमेश था उसे एक और सरकारी नौकरी करने वाली लड़की मिल गई। एक लड़की थी जो कॉलेज में पढ़ती थी, आंगनबाड़ी में उसे सरकारी नौकरी मिल गई और बस पैसे देखकर वो फिसल गया और उसने उससे शादी कर ली और वनीता को छोड़ दिया। जिसके बाद जो गिरीश था वो खुद महसूस कर रहा था उसका दर्द और वो चाहता था उसका दर्द बांटना। इसीलिए गिरीश को लगा कि मैं उसे पटाऊंगा, मैं उसे मनाऊंगा, उसका दिल टूटा है ना, मैं जोड़ के दिखाऊंगा। तो गिरीश सबसे पहले पीछे चला गया। सभी आगे बैठा करते थे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी थी, कुल 50 स्टूडेंट्स थे और विनीता सबसे पीछे बैठा करती थी। तो विनीता पीछे बैठी हुई, गिरीश भी बिल्कुल पीछे चला गया और गिरीश देखना चाहता था कितनी खूबसूरत लड़की है, कितनी शांत है। आजकल की लड़कियां तो शांत होती ही नहीं, गुस्सैल होती हैं, लेकिन कितनी प्यारी, कितनी शांत और खतरों से खेलने वाली लगती है, वरना चोटी की खोपड़ी कौन बनाता है। तो गिरीश उसके पास बैठा हुआ बार बार उस लड़की की तरफ देखता, मुस्कुराता और वो ऐसे देखती, मुंह में ऐसे तेरी ऐसे कुछ करती और नीचे की तरफ देखने लगती। और जो गिरीश था उसे लग रहा था कि बात बन सकती है, मेरी तरफ देखकर मुंह में कुछ कह रही है। कई बार कई लड़कियों को मुझे देखते ही इश्क हो चुका है, बस वो दिल की बात बताती नहीं। कई बार जैसे उनके भाई या और बीच में आ जाते हैं तो प्यार परवान चढ़ नहीं पाता, लेकिन ये अकेली रहती है, प्यार परवान चढ़ सकता है। जो गिरीश था उसे लड़कियों को पटाना आता था, भले ही अब तक किसी को पटाया नहीं था, लेकिन फिल्में बहुत ज़्यादा देखी थी तो उसे लगता था कि पटाना आता है। उसे लगा मैं इसके करीब जाऊंगा, इससे पहले बात करता हूँ, दोस्ती करता हूँ। और कहते हैं लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते, उनमें प्यार हो जाता है, तो पहले दोस्ती तो करूँ। तो जैसे ही गिरीश विनीता के पास जाकर बैठा, वनीता को गुस्सा आ चुका था, लेकिन गिरीश को लगा कि गुस्सा आया है क्या ही कहेगी, ये कह देगी ना तुम मुझसे दूर हो जाओ, मुझे अकेले बैठना पसंद है। लेकिन गिरीश को नहीं पता था कि उसका जो बैग है ना, उस बैग में कैसा कैसा सामान पड़ा हुआ है। उसने बैग में हाथ डाला, गिरीश ऐसे मुस्कुरा रहा था कि कौन सी नोटबुक निकालने वाली है, देखूं तो ज़रा। लेकिन उसने वो जो बैग था ना, उसमें से चिमटा निकाला, रोटियां सेकने वाला या उससे भी ज़्यादा बड़ा वो चिमटा था। चिमटा ऐसे निकाला, उसमें कई घुंघरू वगैरह ऐसा बहुत कुछ लगा हुआ। तो चिमटा निकालकर सर पर मारा गिरीश के और गिरीश पीछे की तरफ गिर गया। छम की वो आवाज़ जो क्लास में गूंजी थी, सब हैरान हो गए। लेकिन जो वनीता थी उसने चिमटा भी बड़ी जल्दी अपने बैग में डाल लिया था, लेकिन चोट सर पे नहीं दिल पे लगी थी। गिरीश को उससे प्यार हो गया था कि ये तो खतरों से खेलने वाली है। लड़कियां तो घबरा जाती हैं अगर कोई छेड़े, रोने लगती हैं। ये वार करती है, वार सीधे दिल पे वार किया है। निशान सर पर पड़ा था, थोड़ा खून निकला था क्योंकि उसने चिमटा ऐसे सीधा नहीं मारा था, ऐसे टेढ़ा मारा था, ऐसे पकड़ के मारा था। छम की आवाज़ आई तो खून थोड़ा निकला। तो रुमाल से साफ करते हुए गिरीश ने कहा था, जी कुछ नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा गिर गया था। सारी क्लास हंसने लगी थी, किसी को कुछ नहीं पता था, ज़्यादा तो गिरीश और विनीता को ही पता था। फिर गिरीश विनीता से थोड़ा दूर हो गया। वो जानना चाहता था बाकियों से उसका स्वभाव कैसा है, उसे क्या पसंद है, चिमटा बैग में डालकर कौन आता है, आखिर ये लड़की है कौन, चोटी की खोपड़ी कौन बनाता है, पता तो करना ही होगा। फिर जो गिरीश था उसने अपने बाकी दोस्तों से पता किया, लड़कियों से पता किया, कुछ लड़कों की गर्लफ्रेंड्स थीं। तो जो गिरीश था उसने कहा कि भाई दिल पे चोट लगी है, ये लड़की चाहिए मुझे, इससे प्यार है, मैं इससे शादी करूंगा, कभी इसका दिल नहीं तोड़ूंगा, बात बना दो। तो कुछ लड़कियों ने बताया पूरी जानकारी,
दिल कैसे टूटा था। अब रमेश के बारे में तो कहानी सुनने को मिल चुकी थी गिरीश को, लेकिन इस बात का पता नहीं था वो एक तांत्रिक की बेटी है। तांत्रिक की बेटी। तो तांत्रिक बड़ा गुस्से में था कि उसकी बेटी के साथ धोखा हुआ है, और उस तांत्रिक ने तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल किया। और ये भी तांत्रिक की बेटी थी, पहले जादू टोना तंत्र मंत्र किया करती थी, लेकिन रमेश के प्यार में इसने सब कुछ छोड़ दिया था। अब तो ये कुछ अजीब कपड़े पहनती है। जब कॉलेज में नई नई आई थी तो अतरंगी कपड़े पहना करती थी। अब क्या ही बताएं। गिरीश ने पूछा, बताओ। सब लड़कियों ने कह दिया, अब क्या ही बताएं। तो गिरीश को लगा अब कैसे कपड़े पहनती होगी, कोई तांत्रिकों वाले कपड़े पहनकर कॉलेज में तो नहीं आता होगा। यकीनन ऐसा होता होगा कि कुछ माला वाला पहनी, बस इतना ही होगा। गिरीश को ज़्यादा नहीं पता, और गिरीश को ये भी पता था उसका घर कौन सा है। वो सबसे दूर रहना पसंद करती है, तो रात के वक्त छत पर निकलती होगी, हो सकता है बाहर भी निकले। तो गिरीश उसके घर के आसपास घूमना चाहता था उसे पटाने के लिए। गिरीश उसके घर के आसपास गया, और विनीता जैसे ही छत पर आई उसने देख लिया ये वही आशिक है जो मेरे पीछे पड़ चुका है। तो ऊपर से इतना बड़ा पत्थर था। उसने ऐसे मुस्कुराते हुए गिरीश की तरफ देखा, और बस ये एक वार था। लड़कियों की आंखों में ऐसे हथियार होते हैं जो लड़कों के दिल पर वार करते हैं। और गिरीश ने ऐसे हंसते हुए कहा था, हाय। पहले ऐसे हाय कहा था, उसे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कई लड़कियां चालू होती हैं। वो चालू थी, चालाक थी, तो उसने पत्थर उठाया हुआ ऐसे हंसी थी, और जो गिरीश था ऐसे हाय, उसने पत्थर मार दिया। इतने में सीधा ऐसे छाती पर पड़ा। पहले हाय किया था, बाद में हाय। ऐसे जब पत्थर टकराया तो हाय हो गई, तो नीचे गिरा था। पत्थर बड़ा था, दर्द हुआ, चोट लगी। गिरीश भागा था, और उसे कुछ समय बाद थोड़ी खुशी हुई। खतरों से खेलती है, कोई इसके करीब नहीं आ सकता, धोखा नहीं देगी, क्योंकि कोई लड़का इसके करीब आएगा ही नहीं। एक बार मुझसे प्यार हो जाए इसे, फिर ये प्रेम कहानी आगे बढ़ेगी। तांत्रिक की बेटी है ना, जानता हूं इसे क्या पसंद होगा। तो जो गिरीश था अगले दिन उसके लिए एक तोहफा लेकर गया था, गुलदस्ता। लेकिन लड़कियों को गुलदस्ता पसंद होता है, आम लड़कियों को। वो गुलदस्ता लेकर गया था मोर पंखों का। मोर पंख ऐसे बने हुए, जो बाबा वगैरह झाड़ फूक करते हैं ना, झाड़ फूक, ऐसे मोर पंख लेकर गया था। और जैसे ही वनीता के पीछे आकर वो बैठने लगा, विनीता ने ऐसे मुंह में कहा था, तेरी माँ, ऐसे कुछ कहा था, क्योंकि गिरीश उसके साथ आकर बैठ चुका था। फिर गिरीश ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, माफ़ करना, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। जो हुआ भूल चूक माफ़, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। उसने ऐसे मोर पंख निकाले, सामने रख दिए टेबल के ऊपर। विनीता ऐसे देख रही। कोई लड़की हैरान ही होगी अगर कोई उसके लिए तोहफा मोर पंखों का गुच्छा लेकर आएगा। ऐसे बड़े, इतने बड़े मोर पंख थे, जैसे खुद ही मोर के पीछे से निकाले हों, ताज़े ताज़े थे। तो ऐसे रखे। वनीता ऐसे सामने से जो प्रोफेसर थे बोलने लगे, अब झाड़ फूक काला जादू यहाँ पर भी शुरू हो गया। मोर पंख कौन लेकर आया है? जो गिरीश था वो कहने लगा, जी मैं लेकर आया हूँ। गुलदस्ता है जी, मोर पंख नहीं है। प्रोफेसर कहने लगा, तेरी ऐसी की तैसी, इधर आ जरा। अब प्रोफेसर को बड़ी मुश्किल से मनाया, क्योंकि वो गुलदस्ता जो मोर पंख थे ना, बाहर डस्टबिन में फेंकना पड़ा। फिर गिरीश ने कहा, माफ़ करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तब जो वनीता थी उसे मुस्कुराते हुए देखा था गिरीश ने, लेकिन वनीता ने कह दिया, मुझे अकेला रहना पसंद है, मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हें भी परेशान करना नहीं चाहती, क्योंकि इस बार मैं हथौड़ा लेकर आई हूँ। मुझे लगा था चिमटे से तुम दूर भागने वाले नहीं, तो मैं इस बार हथौड़ा लेकर आई हूँ। लेकिन तुम हरकतें ऐसी कर रहे हो तो मुझे लगा तुम में बचपना है। मैं हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, तो मुझे परेशान मत करो, अकेले बैठने दो। जो गिरीश था ना, आगे जाकर बैठा था। इज्जत थी वनीता के लिए, लेकिन हथौड़े से भी डरता था। सर पर हथौड़ा पड़ता, बड़े वाला, भारी था बैग ना, तो मर जाता, तो इसलिए भी आगे बैठा। खौफ और इज्जत दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, महसूस किया था गिरीश ने। फिर गिरीश को यह पता लगा कि उसका दिल टूटा है। वो ऐसी हरकतें तभी करती है, खुद को बंद बंद रखती है, अकेला अकेला रखती है। तो उसके अंदर के बच्चे को बाहर निकालना होगा, दोबारा उसे दुनिया के साथ घुलना मिलना सिखाना होगा। और इसके लिए एक काम किया जा सकता है। मैं एक अच्छा गायक हूँ। अगर मैं प्रोफेसर को इस बात के लिए मना लूँ कि एनुअल फंक्शन जो होगा उसमें मैं गाना गाऊंगा, तो मुझे एक लेखक चाहिए जो लिखने में अच्छा हो।
दोस्तों ने बता दिया था कि वो लिखती बहुत अच्छा है, उसे लिखना पसंद है, बस लिखती रहती है, पता नहीं क्या लिखती है, लेखक ही होगी तभी लिखती है। तो मना लिया प्रोफेसर को जो गिरीश था उसने, और ये भी कह दिया मुझे एक लेखक चाहिए। प्रोफेसर ने कहा यहाँ हम कवियों का सम्मेलन लगाकर बैठे हैं, जो तुम्हें कोई कवि ला कर दें या शायर ला कर दें या लेखक ला कर दें। तो गिरीश ने कह दिया वो मैंने ढूंढ लिया है। प्रोफेसर ने कहा तो ठीक है, बता देना, लिस्ट में नाम लिखवा देना। गिरीश गया वनीता के पास और कहने लगा देखो मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मदद करोगी? वनीता ने कहा था कैसी मदद चाहिए? तो गिरीश ने कहा कि मैं एक गायक हूँ, अगर तुम मेरे लिए लिख सको तो मैं गाना अच्छा गा सकता हूँ। वनीता ने कहा मैं नहीं लिख सकती, मेरा दिमाग अब काम नहीं करता है, मेरा दिल टूटा है, तो मैं लिखने की कोशिश भी करती हूँ, शब्द मिलते नहीं। मैं अच्छी लेखक पहले हुआ करती थी, अब लिख नहीं पाती। तो जो गिरीश था उसने कहा कि मैं अगर तुम्हारा दिन अच्छा बना दूँ फिर तो तुम लिखोगी ना। उसने कहा कैसे अच्छा दिन बना सकते हो? गिरीश ने पूछा तुम्हें क्रिकेट पसंद है ना, तुम्हें क्रिकेट स्टेडियम लेकर चलता हूँ, मैच देखेंगे एक साथ, मना मत करना। तो वनीता ने कह दिया कि क्या करूँ मैं? तो गिरीश ने कह दिया हाँ कहो, ऐसे मना लिया। वनीता को भी लगा कि ठीक है कोई दोस्त तो बना है। वनीता भी किसी से बात करना चाहती थी, लेकिन बस टूटा हुआ दिल था ना, इसीलिए खुद को रोक लिया करती थी। अब ज़बरदस्ती कर रहा था गिरीश, और हथौड़ा भी बैग में था, अगर कुछ होता तो वो हथौड़ा मार देती सर के ऊपर। तो वनीता को लगा ठीक है ज़्यादा तंग किया तो मैं हथौड़ा मार दूंगी, चिमटा भी है, आंखों में चिमटा मार दूंगी, दोनों आंखों में। तो ऐसे वनीता उसके साथ स्टेडियम में गई थी। अब वनीता को IPL मैच देखना पसंद था, लेकिन लोकल मैच वो नहीं देखा करती थी। जो गिरीश था वो ज़्यादातर लोकल मैच देखा करता था। तो एक ऐसी जगह गिरीश उसे लोकल मैच दिखाने के लिए लेकर गया, वहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैच ऐसे ही ग्राउंड था, देसी सी ग्राउंड थी, वहाँ पर कुछ लड़के जो लेदर की बॉल थी उसके साथ खेल रहे थे, ज़मीन पर बैठना पड़ा। तो गिरीश ने कहा यादें ताज़ा हो रही हैं। विनीता ने कहा था कैसी यादें? बचपन में मैं मिट्टी में बैठा करती थी, जब परिवार वाले थोड़े गरीब थे। मेरे पिता की उस समय जो तांत्रिक वाली दुकान नहीं चलती थी, तब ऐसे मिट्टी में कंचे में खेला करती थी। तब से मैं मिट्टी पर नहीं बैठी, मेरी तो कोई यादें ताज़ा नहीं हो रही हैं। गिरीश ने कहा अभी होंगी, देखो छक्के चौके लगेंगे, तुम्हें क्रिकेट पसंद है ना। अब इधर विकेट थी, सामने की तरफ शॉट लगा रहा। तो गिरीश को लगा था कि ज़्यादा बड़ी ग्राउंड है नहीं, लेदर की बॉल है, सीधा सर पर टकराएगी, ऐसा ना हो हम दोनों में से किसी का सर खुल जाए। तो जो विकेट थी उसके पीछे बिठाया था जो विनीता थी, और साथ में गिरीश बैठा हुआ कि विकेट कीपर तगड़ा लगता है, मोटा है, काफ़ी मोटा था, 150 किलो का, कि उससे तो बॉल निकल ही नहीं सकती, तो पीछे तो आएगी नहीं। खराब किस्मत आपको बुरी जगह ले ही आती है। अब वो मोटा था, बगल से बॉल निकल गई, लेदर बॉल। बॉलर बहुत तेज़ था, शोएब अख्तर बना फिरता था, बहुत तेज़ उसने बॉल मारी। अब पीछे सीधे आई बॉल टक वनीता के सर पर। वनीता ऐसे पीछे बेहोश। जो गिरीश था वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से होश में लाया गया वनीता को। फिर वनीता होश में आई और कहने लगी सब कहाँ गए? गिरीश ने कहा भाग गए, उन्हें लगा लड़की मर गई, केस पड़ेगा तो सब भाग गए। वनीता कहने लगी दोबारा ऐसा मैच दिखाने के लिए मत लेकर आना। गिरीश ने कहा नहीं, जब भी मुझे लगेगा कि तुम दूर रहना पसंद करती हो तो मैं तुम्हारी यादें ताज़ा करवाने के लिए नई जगह ज़रूर लेकर जाऊंगा। फिर से वनीता ने गिरीश की तरफ देखा था और मुंह में कुछ ऐसा ही कहा था तेरी माँ। लेकिन ये प्यार भरी बातें थी। गिरीश समझने लगा था कि लिंक जुड़ने लगा है, बातें चलने लगी है। भले ही शब्द थोड़े गंदे थे लेकिन बातें चलने लगी थी। फिर बॉल जब सर पर लगी थी, चोट लगी थी। इससे पहले वनीता के दिल पर चोट लगी थी, सर पर नहीं लगी थी। इस बार दिल पर चोट नहीं लगी, सर पर लगी, तो वो थोड़ा खुश खुश महसूस करने लगी। और फिर उसने कहा गिरीश को, मैं लिखूंगी सबके सामने लिखूंगी, अब मुझे डर नहीं लगता। वहाँ पर एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था, वहाँ थिएटर भी कॉलेज में सब किया करते थे, तो वहाँ रिहर्सल चला करती थी। तो वहाँ पर वनीता को लेकर गया था गिरीश, और वनीता ने लिखे थे कुछ शब्द कि तुम मेरे लिए ये गाना। तांत्रिक की बेटी थी लेकिन लेखक थी, लिखती अच्छा थी, तो उसने लिखे हुए वो शब्द स्टेज पर सुनाए थे।
गिरीश को सब जानते थे कि ये 2 तारों वाला गिटार टुंग टैंग टुंग ये बजाकर बड़े अजीब गाने गाता है। शायद सुर सही नहीं मिलते थे तो लोग बुरा भला थोड़ा बोल देते थे, लेकिन एक लेखक जो अच्छा लिखता है उसके खिलाफ बुरा भला कोई नहीं बोल सकता। स्टेज पर विनीता ने बहुत समय बाद हिम्मत करके अपनी कुछ लाइन सुनाई थी जिस पर वो चाहती थी कि गिरीश गाना गाए। वनीता ने वो शब्द सुनाए थे, वो ना मिला जिसको मैंने सबसे ज़्यादा चाहा, वो ना मिला जिसको मैंने सबसे ज़्यादा चाहा, हीम क्लीम ओम फट स्वाहा। ये सुनकर जो गिरीश था सोचने लगा था कि इस पर मैं गाना कैसे गाऊंगा, और भीड़ मंच को तोड़ना चाहती थी। जब कोई गायक कोई लेखक ऐसा लिख दे कि लोगों के दिल उनके अंदर से शब्द निकल जाएं तो मंच टूटने लगते हैं। लेकिन कभी कभी गलत होने पर भी मंच टूटते हैं, तो कन्फ्यूजन ज़रूर रहता है कि शब्द अच्छे थे या मंच इसलिए तोड़े जा रहे थे कि कुछ गलत लिख दिया है। ये उनकी समझ में नहीं आया। लेकिन गिरीश को वनीता के साथ प्यार हो चुका था। वनीता को गिरीश के साथ प्यार हुआ या नहीं हुआ ये अभी कंफर्म नहीं था, लेकिन गिरीश को तो प्यार था, तो उसने बाजू पकड़ी। बहुत समय बाद वनीता को किसी ने छुआ था। भागे वो वहाँ से भागे थे, लेकिन पूरा दिन इकट्ठे ही बिताया। कभी पब्लिक पार्क में तो कभी गार्डन में, कभी झाड़ियों में। गलत मत समझिए, वो छिप रहे थे क्योंकि भीड़ तो मार देना चाहती थी उन्हें। जो वो सुनाकर आए थे ना, वो पीछे पड़े हुए, तो गार्डन में छिप रहे, पेड़ पर, झाड़ियों में इसलिए छिपे थे। 2 बार बिच्छू उनकी टांग पर काटने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो चुप रहे, छिपे रहे क्योंकि भीड़ थी। जो स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने ऐसी शायरी नहीं सुनी थी तो वो पकड़ना चाहते थे, इनाम देना चाहते थे, तो इन्हें छिपना पड़ा। अंधेरा हो चुका था। झाड़ियों में छिपे छिपे स्टूडेंट्स को घर तो जाना ही पड़ता ना। अब किसी ने गलती की है, पूरा दिन पीछा थोड़ी ना कर सकते थे, तो उन्हें घर जाना पड़ा। ये झाड़ियों में छिपे हुए थे। इश्क परवान चढ़ने लगा था। दोनों एक दूसरे की आंखों की तरफ देखे जा रहे थे और ये कहे जा रहे थे, पैरों पर कुछ सरक रहा है, सांप लगता है, हिलना मत वरना काट देगा। ऐसे एक दूसरे की तरफ देखते देखते इन्होंने बहुत कुछ कहा था। जगह ऐसी थी, सांप बहुत थे, तो कहना पड़ा। जिसके बाद अंधेरा हो चुका था और वनीता ने कहा था, अंधेरे में मेरे साथ मत रहो, कुछ गलत हो जाएगा। ये बात को समझा था गिरीश ने और उसने कहा था, भावनाओं को बहने दो, गलत होने दो। वनीता ने कहा था, कुछ गलत हो जाएगा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। गिरीश ने कहा था, गलत होने दो, भावनाओं को बहने दो। गिरीश समझा नहीं, वनीता समझाना चाहती थी, उसे समझ लेना चाहिए था। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने कान पकड़े पीछे से ऐसे हवा में लटका दिया गिरीश को। गिरीश ने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक चेहरा था। एक जिन्न था। जिन्न था या शैतान था, क्या था? उसने ऐसे कानों से पकड़कर ऐसे किया, ऐसे सर मारा, ऐसे पकड़ लिया, फिर कपड़े फाड़ डाले। वनीता भागी और कहने लगी, मेरे पिता ने मेरे आसपास ऐसे जिन्न को छोड़ा है ताकि अंधेरे में मेरे साथ कुछ गलत कोई ना कर सके। अब तुम खुद बचो, भावनाओं पर काबू नहीं रहने वाला। वनीता भागी, बड़ी मुश्किल से बचा था जो गिरीश था। वो जिन्न से बचने के लिए उसे एक मंदिर में छिपना पड़ा था, लेकिन अगले दिन तक सब कुछ सही हो गया। विनीता को अब लगाव होने लगा था कि जिन्न से पिटने के बाद, कपड़े फटने के बाद, इतनी भीड़ से बचने के बाद भी हम दोनों एक साथ हैं। मुझे नहीं लगता ये छोड़कर जाएगा। वनीता ने वादा मांगा था, क्या तुम किसी आंगनबाड़ी वाली लड़की जिसकी सरकारी नौकरी लगी हो, उसके लिए मुझे तो नहीं छोड़ दोगे? तब जो गिरीश था उसने कहा, मुझे सरकारी नौकरी वाली लड़कियां पसंद ही नहीं है। मैं तो ऐसी लड़की चाहता हूं जिसकी चोटी बड़ी अलग हो। तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद है, मुझे खतरों से खेलने वाली लड़कियां पसंद है और तुम खतरों से खेलती हो। इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। लेकिन वनीता ने कहा था, मेरे पिता को मनाना कोई आसान काम नहीं होगा, और मुझे जो सदमा लगा था मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मेरे साथ बहुत कुछ बुरा होता है। गिरीश ने कहा, मैं संभाल लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं एक गायक बनूंगा, तो मेरे लिए लेखक बनना, ओम फट स्वाहा वाला नहीं, कुछ अलग लिखना ताकि दोनों लाइन में कोई तंत्र मंत्र ना हो। विनीता ने कहा था, मैं कोशिश करूँगी। वो कोशिश करना चाहती थी, लेकिन उस दिन कॉलेज में रमेश आया था, वही वाला रमेश, इसके वाला। रमेश को देखते ही वनीता दिमागी संतुलन उसका बिगड़ने लगा। वो उससे प्यार किया करती थी और उसके साथ एक लड़की, वही आंगनवाड़ी वाली लड़की,
उससे शादी हुई थी, उसी के साथ होती ना। जो वनीता थी भागी अपनी क्लास की तरफ और बेंच के नीचे रोने लगी। बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई। जो गिरीश था उसे लगा कि मैं उस लड़के से बदला लूँगा। उसने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन वो सरकारी नौकरी वाली जो लड़की थी ना, उसके भाई पुलिस में थे। उन्होंने पुलिस को बुला लिया। गिरीश बड़ा भागा, बड़ी मुश्किल से बचा और फिर उसे लगा भाड़ में जाए, मैं जेल में नहीं जाना चाहता। तो गिरीश ने कुछ नहीं किया, लेकिन वनीता को ऐसे ही रोते हुए उसने घर जाने दिया था कि संभल जाएगी, कल इसे मैं अपना प्यार दिखाऊंगा। अगले दिन जैसे ही गिरीश वनीता के पास जाकर पीछे बैठा, वनीता ने हथौड़ा निकाला, ऐसे सर के पास घुमाया था। गिरीश कहने लगा, क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रही हो? वनीता ने कहा, कौन हो तुम, मेरे साथ क्यों बैठे हो? गिरीश ने कहा, वनीता मैं हूं, भूल गई अपने एक सच्चे दोस्त को, मुझसे तो वादा भी ले चुकी हो। वनीता ने हथौड़ा इतनी तेज घुमाया था, एक बार सर फोड़ देना चाहती थी। गुस्से में आ गई, अपनी शर्ट ऊपर से ऐसे फाड़ी और यहाँ से माला निकली थी, बंदर की खोपड़ियों वाली माला। इतनी भयानक माला थी ना, यहाँ पर टैटू बना हुआ था, भूत का टैटू। डर गया जो गिरीश था, भागा। हथौड़ा वहाँ गिर चुका था। प्रोफेसर ने कहा, हथियार लेकर कोई भी क्लास में नहीं आएगा। लेकिन चिमटा हथियार नहीं होता। ये चिमटा वही होता है जो मोर पंख के साथ, जैसे किसी खास जगह पर भूत निवारण किया जाता है, झाड़ फूक की जाती है तो मोर पंख मारे जाते हैं, ये चिमटे का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये वो वाला चिमटा था। अपने पिता के जो दुकान थी वहाँ से चुरा कर लेकर आती थी, तो वो चिमटा मार मार कर पीठ सुजा डाली थी। और गिरीश कह रहा, मैंने क्या गलती की है? फिर उसे उसकी सहेलियों से पता लगा, वो भूल जाती है। सदमा लगा था उसे। रमेश आ गया ना तो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। भूलने की बीमारी है उसे, वो तुम्हें भूल गई होगी। सब कुछ शुरू से करना होगा। जिसके बाद गिरीश विनीता के पास बार बार जाता और कहता, याद करो मुझे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विनीता भी मुंह में एक बार ऐसे कह देती थी, बाद में पता नहीं खुद को रोक लेती, लेकिन चिमटा हमेशा उसके पास था। और गिरीश को लगा, अगर मैं इसे नहीं मना पाया, ये मुझे भूल जाएगी, तो मुझे इसके माँ बाप को कम से कम मनाना होगा। वादा करूँगा उनके साथ, वादा निभाऊंगा। और वैसे भी अब कॉलेज में जैसे वो गाने लगा था, तो धीरे धीरे सब आदी होने लगे कि ठीक है, गला तो इसका ठीक है, इसके पास गिटार नहीं है, टिंग टोंग टिंग तो धुन बना नहीं पाता, वैसे आवाज़ ठीक है। तो गाने सब सुना करते, कोई अपना गिटार बजा देता तो इसका गाना अच्छा लगता। लेकिन वनीता को वो पाना चाहता था। वनीता उससे प्यार तो करती थी, भूल चुकी थी, लेकिन फिर वहीं ग्राउंड में लेकर गया। वनीता को कहा, एक बार चलो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। वनीता साथ में गई। उसने वही स्टेडियम में पीछे बिठाया था, लेकिन इस बार ना, पहले तो विकेट कीपर के पीछे बैठे थे, वो बॉल लग गई थी सर पर, तो वो एक भयानक याद थी। इस बार सामने बिठाया। उसे लगा था कि बैट्समैन ऐसे ही हैं लल्लू, तो बैट्समैन बॉल को मार नहीं पाते, विकेट कीपर मोटा है, पकड़ नहीं पाता, बॉल बार बार पीछे आती है। तो इस बार आगे बैठेंगे, आगे बैठेगी, क्रिकेट देखेगी तो पुरानी यादें ताज़ा होंगी। इस बार जो बैट्समैन था वो बड़ा तगड़ा, स्ट्रेट ड्राइव मारी उसने, ऐसे बॉल सीधी, ऐसे छक्का सर पे, वनीता के सर पे, ऐसे सर पे बॉल लगी, पीछे बेहोश। वो फिर से भाग गए सब। जैसे ही होश वनीता को आया, कुछ चीज़ें वनीता को याद आ गई। उसने गिरीश को गले से लगा लिया, कहा, ये वही जगह है ना? गिरीश ने कहा, हाँ। तुम्हें याद आ गया? वनीता ने कहा, हाँ, पिछली बार हम यहाँ पर आए थे, मैंने हथौड़ा मारा, चिमटा मारा, तुम वो फूल लेकर आए थे मोर पंख के। गिरीश कहने लगा, हाँ। वनीता ने पकड़ लिया, गर्दन ऐसे घोंट दी, तो ये ऐसी कि यहाँ क्यों लेके आया है, मेरे पिछली बार भी बॉल लगी थी। गिरीश ने, भले ही जो वनीता थी पीठ पर ऐसे मुक्के मार रही, बालों को खींच रही, लेकिन गले से तो लगाया था। इसी चीज़ के मज़े ले रहा था गिरीश। और तब गिरीश ने वनीता को कहा, कल अगर तुम मुझे भूल गई तो क्या होगा? तुम मुझे हमेशा के लिए याद रखो, इसलिए अपने माँ बाप से मुझे मिलाओ, मैं उन्हें पटा लूँगा। मैं उन्हें कहूँगा कि मैं आपका दामाद हूँ। अभी इसे बात पक्की समझिए, मैं वनीता से शादी करना चाहता हूँ, रिश्ता पक्का करवाइए। वनीता कहने लगी, तुम मेरे पिता को नहीं मना सकते। मेरे पिता, जो भी घर में मेरा पति बनेगा ना, कुछ शर्तें रखी हैं उन्होंने, तुम शर्तों को सुन नहीं पाओगे। इस पर गिरीश ने कहा, मैं शर्तें सुनूंगा, मैं मानूंगा। वनीता ने कहा, नहीं मत करो। गिरीश ने कहा, होंठों को बंद कर लो, ये प्यारे प्यारे होंठ
ऐसे शब्द बोलने के लिए नहीं है। तुम्हारे पिता को मैं मनाऊंगा। विनीता ने कहा तो मना लो। गिरीश पहुंचा शाम के वक्त घर। जैसे ही वनीता ने बताया गिरीश को कि ये मेरे पिता हैं, उसके पिता गुस्से में थे कि मेरी लड़की को तू भी छोड़कर चला जाएगा। गिरीश ने कहा जी नहीं, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा, पूरी जिंदगी साथ निभाऊंगा। आप बताइए आपकी शर्तें क्या हैं। तो उसके पिता तांत्रिक थे, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। उसके पिता लेकर गए एक पीपल के पेड़ के नीचे, वहां लगाई 4 ईंटें और फिर कहने लगे बलि दो। गिरीश ने कहा क्या मतलब, यहाँ कोई जानवर भी नहीं है, यह कैसी बलि। उसके पिता ने कहा बलि दो, तुम्हारा सर कटेगा, तुम्हारी बलि होगी, बलि के बाद जो बचा उससे मेरी बेटी शादी करेगी, क्योंकि मैं एक तांत्रिक हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आत्मा भी मेरी बेटी से दूर हो, तो मैं आत्मा को भी जोड़ूंगा। गिरीश ने कहा जी इससे तो आत्मा जुड़ेगी, शरीर तो कटकर अलग हो जाएगा। लड़की जवान है जी, शरीर की भी जरूरत होती है, मुझे भी चाहिए। उसके पिता मान नहीं रहे थे। विनीता ने कहा था ये नहीं मानेंगे, इसीलिए रमेश कभी कभी डरा करता था घर आने में। गिरीश समझने लगा ये तो गड़बड़ चल रही है। इस तरह से गिरीश वहां से भागा था और जो वनीता थी उसे लगा था मेरे प्यार के कारण ये जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा और भूलने की बीमारी हमेशा इसे रोकेगी। मेरे पिता का तंत्र मंत्र और रात के वक्त वाला वो जिन्न हमें कभी करीब नहीं आने देगा। लेकिन जिन्न के लिए जुगाड़ कर लिया था। जो गिरीश था उसने एक तांत्रिक से बात की थी, जिन वाला लॉकेट पहनकर आता, जिन भाग जाता अंधेरे में। लेकिन वनीता समझने लगी थी हमारा प्यार ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। वनीता भी प्यार करने लगी थी, गिरीश भी उससे प्यार करता था, दोनों प्यार में पड़े हुए। लेकिन विनीता उसे छोड़कर चली गई, उसके बाद उसे मिली ही नहीं। जो गिरीश था ढूंढता रहा, विनीता को ढूंढता रहा। उसके बाद कॉलेज के आखिर में उसने गाना गाया था ऊपर, ओम फट स्वाहा वाला, और वहाँ कोई होटल वाला था मैनेजर। उसे लगा कि सब इस पर कितना ज़्यादा हंस रहे हैं, इसकी धुन बड़ी अलग सी है 2 तारों वाले गिटार के साथ। तो उसे नौकरी मिली 5 स्टार होटल में, वो गाना गाएगा, तनख्वाह अच्छी होगी, किसी सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा। अब सरकारी से तो सबकी ज़्यादा ही होती है, तो सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा तनख्वाह। गिरीश चाहता था वनीता को, वनीता उसे छोड़कर गई थी ताकि वो ज़िंदगी में तरक्की कर पाए, क्योंकि वनीता के साथ वो बार बार खुद को दर्द दिया करता था। और वनीता के पिता बलि चाहते थे। जब तक गिरीश की बलि नहीं होती दोनों एक नहीं हो सकते थे। लेकिन किस्मत कहते हैं 2 बिछड़ों को ले ही आती है उस जगह पर जहां उनका प्यार सच्चा मिलन तक पहुंचता है। तो ऐसे जिस होटल में नौकरी मिल चुकी थी, कॉलेज छोड़ दिया था, वैसे भी उसके पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, गिरीश ने कॉलेज छोड़ दिया, उस होटल में गाना गाने लगा। सुर ताल उसके टेढ़े मेढ़े जाते थे, लेकिन इसी से मनोरंजन हो जाता था, तो उसे तनख्वाह अच्छी मिलती थी। तो वहाँ पर उसे मिली थी वनीता। वनीता वहाँ पर उसने संन्यास लिया था, तो सन्यासी बनकर आई थी। जैसे ही उसने गिरीश को देखा, गिरीश ने उसे गले से लगा लिया कि तुम ये क्या बनी फिर रही हो। उसने कहा मैंने पिता को छोड़ दिया। गिरीश ने कहा पिता को छोड़ दिया था तो मेरे पास आना चाहिए था, मैं बिना बलि दिए तुम्हारे साथ रह सकता था। तो ऐसे उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ी। बाद में वो पिटे भी बहुत, क्योंकि जो सन्यासी बनी थी बाकी सन्यासी थे वो पीटने लगे, ये कैसी सन्यासी है, कुछ ही महीनों में तू तो पलट गई। गिरीश मिल चुका था, तो ऐसे दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। गिरीश 5 स्टार में गाना गाता, लोग हंसते, और तंत्र मंत्र का सहारा लेकर उसे तरक्की तक पहुंचाने में लग चुकी थी जो वनीता थी। तो दोनों काफ़ी अमीर हुए। अब काफ़ी अमीर हैं, मशहूर भी बहुत ज़्यादा है, मैं असली नाम नहीं बताना चाहता, तो ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये असली सैयारा की कहानी है। ऐसे दोनों का प्यार परवान चढ़ा था। जो वनीता थी वो भी तांत्रिक बन गई। अब कई YouTube पॉडकास्ट पर वो खुद को तांत्रिक कहती है और ऐसे इंटरव्यूज़ देती है। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, ढूंढने की कोशिश खुद कीजिएगा। ये उनकी भूत या प्रेम कहानी थी जो हर किसी की आंखों में आंसू ले आती है। आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो निकालने की कोशिश कीजिए, इससे ज़्यादा अच्छी कहानी कहाँ पर मिलेगी। और हो सकता है आंसुओं के साथ कुछ और भी निकल गया हो, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, चेतावनी मैंने पहले दी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
डरते रहें।